नमस्ते भारत। आज से हम एडुटेरिया एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे। अभी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। यह कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को कवर करता है। हम क्वेश्चन के माध्यम से एनसीईआरटी 6 to 12 को कंप्लीट करेंगे। अभी हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। चूंकि एनसीईआरटी से आने वाले जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की संख्या जो है दिनों दिन हर एग्जाम में बढ़ती जा रही है, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो या फिर अन्य पीसीएस की परीक्षा हो। तो इस कारण जो है हम एनसीईआरटी पे अधिक ध्यान देंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे। हमारा चैनल के वीडियो जो है कुछ दिन के लिए रुक सा गया था, लेकिन अब हम कंटिन्यूटी में जो है इसे मेंटेन करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला सेट जो है वो हिस्ट्री का ही है। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है कि कथक नृत्य, जो कथक नृत्य है वो भारत के किस भाग से संबंधित है? भारत के किस भाग से कथक नृत्य संबंधित है? तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये उत्तर भारत से संबंधित है। जो कथक नृत्य है ये उत्तर भारत से संबंधित है। और ये जो कथक नृत्य के बारे में हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं कि एक तो ये उत्तर भारत से संबंधित है ही, और कथक मूल रूप से देखा जाए तो भारत के जो मंदिर होते थे, तो भारत के मंदिरों में कथा या कहानी सुनाने के लिए जो है इस कथक शब्द का या फिर कथा शब्द का यूज किया जाता था। तो कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी जो कि ये कथा सुनाते थे। बाद में जाकर के 15वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी का जब समय आता है, जो भक्ति आंदोलन का टाइम है, तो इस भक्ति आंदोलन के समय जो है ये कथा सुनाने वाली जो जाति थी वो अपने हाव भाव के माध्यम से जो है इसे प्रस्तुत करने लगे, एक नृत्य के माध्यम से जो है प्रस्तुत करने लगे। तो कथा जाकर के जो है तब्दील हो गया कथक नृत्य में। तो ये कब हुआ है? तो 15वीं 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन का समय था, तो उस समय जो है ये कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में ये धारण किया। तो ये उत्तर भारत से संबंधित है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि मेसोलिथिक या जिसको हम मध्य पाषाण युग कहते हैं, तो मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है, यानी कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो इस समय पत्थर के औजार को जो है माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये जो है कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि पत्थर के औजार जो है आकार में बड़े थे, तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि मेसोलिथ या फिर माइक्रोलिथ भी जिसको कहते हैं, तो इस समय जो पत्थर के औजार होते थे वो आकार में बड़े नहीं बल्कि आकार में क्या होते थे? छोटे होते थे। तो इस वजह से जो है मध्य पाषाण के जो प्रस्तर या औजार होते थे उनको मेसोलिथिक या माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन क्या है कि इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो ये भी कथन गलत है। नहीं, पुराने किस्म के औजार जो है इस समय उपस्थित थे, जो कि इससे पहले के जो समय था पूरा पाषाण काल का, उस समय के औजार भी मध्य पाषाण काल में उपस्थित थे। तो तीसरा कथन गलत है। तो पूछ रहा था क्या सही विकल्प, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। केवल एक कथन सही है, कथन 2 और 3 गलत है। तो हम थोड़ा सा जो है देख लेते हैं पाषाण युग के बारे में, क्योंकि यहाँ मध्य पाषाण युग से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पाषाण युग या फिर हम जिसको कि पाषाण युग या जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। तो पाषाण युग को हम 3 भाग में, स्टोन एज को हम 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपका पूरा पाषाण युग, एक है आपका क्या पूरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग, तीसरा है नवपाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, ये तीनों को जो है हम पाषाण युग, स्टोन एज के रूप में बांट के देखते हैं। और जब हम मध्य पाषाण युग की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ मध्य पाषाण युग से क्वेश्चन पूछा है, तो मध्य पाषाण युग से रिलेटेड हम 2-3 पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला तो है कि इस समय जो भी औजार या उपकरण यूज किए गए वो इतने छोटे और परिष्कृत थे, इसलिए इन्हें सूक्ष्म उपकरण या फिर माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है, कि बहुत ही सूक्ष्म किस्म के उपकरण का जो है, बहुत ही सूक्ष्म किस्म के उपकरण का उपयोग किया गया, इसलिए इसे सूक्ष्म उपकरण या फिर माइक्रोलिथ कहा गया।
और इस युग के जो मानव थे यानी मध्य पाषाण युग के जो मानव थे, उन्होंने शिकार के साथ साथ जो है अब जंगल से कुछ जो है खाद्यान्न संग्रहण का काम भी ये करने लगे थे। मध्य पाषाण युग के मानव जो है एक तो वो क्या करते थे, शिकार के साथ साथ जो है जंगलों से भी खाद्यान्न संग्रहण का ये काम इन्होंने सीख लिया था। और इसी समय जो है इन्होंने कुत्ते को भी पालतू बनाया था। तो ये कुछ जो है बेसिक कुछ फैक्ट्स था। तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बसोहला शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहला शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है बसोहला शैली। और ये एक प्रकार की जो है क्षेत्रीय लघु चित्रकला शैली है। कैसी शैली है, चित्रकला की एक शैली है, वो भी लघु चित्रकला की एक शैली है बसोहला शैली। और ये हिमाचल प्रदेश की एक जो है चित्रकला शैली है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि रसमंजरी की रचना किसके द्वारा की गई है। रसमंजरी, तो रसमंजरी की रचना जो है किसके द्वारा की गई है, तो भानुदत्त के द्वारा रसमंजरी की रचना की गई है। और रसमंजरी में है क्या, तो रसमंजरी भी एक प्रकार की जो है लघु चित्रकला शैली ही है जो कि भानुदत्त के द्वारा लिखा गया है और लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। और ये भी जो है रसमंजरी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है, हिमाचल प्रदेश के ही लघु चित्रकला शैली को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बृहद्धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहद्धर्म पुराण के बारे में पूछा है, सत्य कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इसकी रचना बंगाल में की गई, तो हाँ सही है, बृहद्धर्म पुराण की रचना बंगाल में की गई है। दूसरा कथन है कि इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछली खाने की जो है अनुमति दी गई है, तो ये भी कथन सही है। दोनों कथन सही होने के कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें मिलान करना है कि किसका समय जो है कब रहा, किसका शासनकाल कब रहा। पहला क्या है, फर्रुखसियर, दूसरा है आलमगीर द्वितीय, तीसरा है शाह आलम द्वितीय, चौथा है अहमद शाह। तो फर्रुखसियर का जो शासनकाल का समय रहा है वो रहा है 1713 से 19। तो पहला का हो जाएगा 2। दूसरा है आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय का जो शासन काल रहा है वो 1754 से 59 तक रहा है, तो 2 का हो जाएगा 3, 2 का 3 हो जाएगा। और तीसरा है शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय का शासन काल जो है 1759 से 1806 रहा है, तो 3 का 4 हो जाएगा। और अहमद शाह का शासन काल जो है 1748 से 54 रहा है, 4 का 1 हो जाएगा। ऐसा जो है किस ऑप्शन में है, तो ऐसा जो है बी में है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली। मुगल काल में सवाई राजा जो जय सिंह थे उनको किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली है, तो उनको किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी, तो मालवा की सूबेदारी। आंसर बी हो जाएगा, मालवा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को मुगल काल के समय मिली थी। वहीं जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह थे उनको गुजरात की सूबेदारी मिली थी। राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली है, अजीत सिंह को जो है गुजरात की सूबेदारी मिली है। वहीं जो है सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवपाषाण काल के बारे में है। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछा है कि नवपाषाण काल के औजार कैसे क्या होते थे और सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि औजार पॉलिश किए जाते थे, तो हाँ ये कथन सही है कि इस समय के औजार पॉलिश किए हुए रहते थे। दूसरा है कि इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, तो ये भी कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। और नवपाषाण काल के बारे में आप जो है कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि नवपाषाण काल का जो समय था, अभी जैसे हमने पहले पढ़ा कि पाषाण युग को, स्टोन एज को 3 भाग में हमने बांटा था, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो नवपाषाण का जो समय था उस समय लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर है यूपी में, संत कबीर नगर यूपी में
या फिर उसको लहरा देव पहले कहते थे। तो इस समय धान की खेती का साक्ष्य मिला है, जो कि दुनिया में प्राचीनतम है। फैक्चुअल कभी कभी पूछ देता है यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना है, तो आप ध्यान रखेंगे लहुरा देव या फिर संत कबीर नगर, जो यूपी का क्षेत्र है, वहाँ पे जो है नवपाषाण काल का धान की खेती करने का साक्ष्य मिला है, जो कि दुनिया में प्राचीनतम है। वहीं जो है नवपाषाण काल के समय ही इसी समय जो है मेहरगढ़, ये तो बहुत ही जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, यहाँ पर जो है खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो प्राचीनतम खेती का साक्ष्य पूछेगा या कृषि का साक्ष्य पूछेगा तो मेहरगढ़। वहीं सिर्फ धान का प्राचीनतम खेती का साक्ष्य पूछेगा, अगर धान मेंशन कर देगा तब लहुरा देव संत कबीर नगर होगा। जबकि अगर कृषि पूछेगा ओवरऑल में तब मेहरगढ़, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां पर से जो है नवपाषाण काल के खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी मेहरगढ़ से जौ की खेती होने का साक्ष्य, किसका? जौ की खेती होने का साक्ष्य। और जो है कपास जो कि विश्व में प्रथम कपास की खेती होने का साक्ष्य जो है इसी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जो है जत्था और मिसल में जो डिवाइड थे, तो इस जत्था और मिसल की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो दल खालसा कहा जाता था, दल खालसा। 18वीं शताब्दी में ऐसा हुआ, 18वीं शताब्दी में ऐसा हुआ कि उस समय कई जो सिख योग्य नेता थे, उन नेताओं ने जो सिख नेता थे उन्होंने अपने आप को जो है पहले जत्था में बांटा और बाद में जो है मिसलों में संगठित हो गए, बाद में मिसल में संगठित हो गए। इस तरह से एक प्रकार के जो है योग्य नेताओं का ये समूह था। तो पहले जत्था में फिर मिसल में संगठित हुए और बाद में और आगे चल करके जत्था और मिसल को भी मिला दिया गया, तो इसकी संयुक्त सेना को दल खालसा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो ये 20%। सिखों की एक राखी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के तहत जो है उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो 20%। तो 18वीं शताब्दी के समय में ही जो दल खालसा थे, जो ऊपर हमने पढ़ा दल खालसा, तो जो दल खालसा थे वो बैसाखी और दिवाली के समय अमृतसर में सभी नेता मिलते थे और इस बैठक में एक सामूहिक निर्णय लिया जाता था, जिसे कि गुरुमत्ता, जिसे क्या कहा जाता था? गुरुमत्ता, यानी कि गुरु का प्रस्ताव जो सबने मिलकर के लिया, जिसे गुरुमत्ता कहा जाता था। और इसी के द्वारा जो है, इसी गुरुमत्ता के द्वारा, इसी गुरु के प्रस्ताव के द्वारा एक राखी व्यवस्था स्थापित की गई और इस राखी व्यवस्था के तहत किसानों से जो है उनकी उपज का 20% कर के रूप में लिया जाता था, यानी कि एक प्रकार की टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था थी राखी व्यवस्था। तो 20% कर के रूप में उनसे जो है यह, तो 20% कर उनसे लिया जाता था उपज का और बदले में उन्हें जो है संरक्षण प्रदान किया जाता था, ताकि जो है किसी प्रकार की सेना के आक्रमण या फिर किसी भी प्रकार से सुरक्षा उनको दिया जाए। तो 20% टैक्स के बदले जो है वो संरक्षण देते थे ये जो दल खालसा थे, यही राखी व्यवस्था थी। तो इस तरह से जो है हमने 10 क्वेश्चन को पढ़ा। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो को कंटिन्यू करने का। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।